Hello everyone, welcome back to Tooth Things. Today in this video I have covered dental pulp, which is the dental histology chapter, and in this video I have covered the introductory part and the anatomy. Under anatomy I have covered the general features, coronal pulp, radicular pulp, apical foramen and the accessory canals. Also, if you want the notes of this, you can contact me through Instagram or Telegram. I have added the link of Telegram in my description. Also, this is my Instagram. You can contact me and follow me on both. Pulp is derived from a Latin word which is pulpa. And ये पल्पा क्या होता है? ये पल्पा होता है एनिमल या फिर प्लांट टिश्यूज जो कि मॉइस्ट होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं एंड अकर इन द फॉर्म ऑफ कोहेरिंग मास के फॉर्म में अकर करते हैं। कौन चीज? एनिमल या फिर प्लांट के टिश्यूज। ठीक है, अब ये कोहेरिंग मास हमने किसको बोला है? पल्प को। क्यों बोला? क्योंकि जैसे ये पल्प है ना, ये अगर तुम्हारा पल्प है तो इसके अंदर इसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स भी हैं, इसके अंदर क्या है? नर्व्स भी हैं। तो ये सारी चीजें एक मास के अंदर प्रेजेंट है और इसके बाहर एक डेंटिन की लेयर होती है। तो इसके अंदर ये सारे मास, ब्लड वेसल, नर्व्स, ये सब चीजें प्रेजेंट है ना। तो इसको इसलिए हमने कोहेरिंग मास बोला। इसके अलावा जो पल्प है वो रिचली वैस्कुलराइज्ड है। हम रिचली वैस्कुलराइज्ड तभी बोलते हैं जब उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें क्योंकि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं इसलिए हमने इसको रिचली वैस्कुलराइज्ड बोला। उसके बाद इट इज इनर्वेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होती है इसमें, जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। किस ओरिजिन की होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये पल्प है, इफ आई शो यू विद दिस रेड, ये जैसे तुम्हारा पल्प है ना, तो इसके बाहर एक लेयर होती है डेंटिन की, और पल्प एक सॉफ्ट टिश्यू है, डेंटिन जो है वो एक हार्ड टिश्यू है। तो ये जो पल्प है ये ऐसे कम्युनिकेट करता है, एनक्लोज्ड होता है डेंटिन से, और ये कम्युनिकेट करता है पीडियल से भी। तो ये एक तो डेंटिन से एनक्लोज्ड है और पीडियल के साथ इसके कम्युनिकेशंस होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, we will talk about the anatomy, and under this anatomy we will cover general features, coronal pulp, radicular pulp, apical foramen and accessory canal. So let's start the general features. जनरल फीचर्स में सबसे पहली चीज कि पल्प कैसा दिख रहा है, कैसा प्रेजेंट है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। हम ये बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि जनरल फीचर्स में क्या है। तो हमें सबसे पहली चीज तो पता है कि जो पल्प है, जितने भी टूथ हैं हमारे जॉ में, जितने भी टूथ हैं उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, सबसे पहली चीज। फिर दूसरी चीज कि ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। अभी मैंने इसके इंट्रोडक्शन में बताया कि इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब जो ये पल्प है, ये जो पल्प होता है तुम्हारा, यहाँ पे सर्वाइकल लाइन कहीं आती है, राइट, जहाँ पे सर्वाइकल लाइन आती है, इसके ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन, एज यू ऑल नो, एंड इसके नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं रूट। तो जो चीज हमारे क्राउन में, जो पल्प क्राउन में प्रेजेंट है, जो पल्प तुम्हारा क्राउन में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कोरोनल पल्प। अब इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक इस दोनों पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारा ये होता है रूट में जो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं रेडिकुलर पल्प, रेडिकुलर पल्प। एंड वन मोर थिंग, दिस इज द पल्प चेम्बर, इसको हम बोलते हैं पल्प चेम्बर, इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल, है ना। ये चीज बेसिक चीज तो हमें वैसे भी पता ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द फोर्थ पॉइंट इज शेप ऑफ द पल्प रिजेंबल्स द शेप ऑफ द टूथ। शेप ऑफ द पल्प जो होता है वो एक्चुअली में रिजेंबल करता है शेप ऑफ टूथ से। अब ये मैं कैसे बोल सकती हूँ कि अगर कोई चीज, मैंने बोला कि जैसे ये तुम्हारा
मतलब ये तुम्हारा टूथ है, एंड ये है तुम्हारा टूथ जिसमें दो रूट्स हैं एंड तीन कस्प है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पल्प होगा ना वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, या फिर कभी ऐसे है, ऐसे कुछ है, तो फिर यहाँ पे तो ऐसी नॉर्मल पल्प है। ऐसा भी हो सकता है कि यार मेरे से ना इंसाइजर जैसे बन नहीं पाते, लेकिन आई विल ट्राई फॉर यू, ट्राई करती हूँ मैं। बहुत गंदा बना है, लेकिन सपोज कि ये एक ही रूट है, तो पल्प यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा ना, नीचे के पार्ट में अगर दिखाऊं तो एक ही इसमें प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो ऐसे होता है कि जो शेप ऑफ पल्प होता है वो टूथ से रिजेंबल करता है। जाहिर सी बात है, अगर टूथ इस शेप का है तो वो इसी शेप का दिखेगा ना। अब एक एक ही में थोड़ी ना होगा, दोनों में होगा ना, दोनों रूट के अंदर सप्लाई होगी कनेक्टिव टिश्यू की। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी। इसके अलावा जो टोटल वॉल्यूम होती है परमानेंट टीथ पल्प की, जो परमानेंट होता है ना टीथ पल्प, उसके जो टोटल वॉल्यूम होती है वो होती है 0.38 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं इसकी मीन वैल्यू की बात करूं, मीन वैल्यू की, तो ह्यूमन पल्प में ये अडल्ट में, एंड इट्स ऑफ अडल्ट, ह्यूमन पल्प में होती है ये 0.02 सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा ऐसा है पॉइंट कि तुम याद कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट हाँ एक बार रख लो याद की, जैसे कभी आया लिखने को तो यू कैन ऐड ऑल दीज पॉइंट्स इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। एंड ऑल्सो कि जो इंसाइजर्स हैं, जाहिर सी बात है जो इंसाइजर्स हैं और जो मोलर्स हैं, मोलर्स का जो पल्प होता है वो कम से कम 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होता है मोलर्स का। ज्यादा होगा ना यार, तुम सरफेस एरिया भी तो देखो कि ये तुम्हारा एक ही में पल्प है, यहाँ पे इसको दो जगह सप्लाई करनी है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऐसे है पल्प, है ना। तो ये तो इजी सी बात होगी, ये जनरल फीचर्स हो गए इसके। Let's learn about the coronal pulp. Coronal pulp is the part which is present in the crown region. This is the crown region, and obviously this is the root region. And here is the cervical line which is dividing this. So this part is the coronal pulp, and in young individuals this the shape of the coronal pulp resembles the outer surface of dentine. Also it has six surfaces present, which is mesial, distal, the floor, the roof, and there is a buccal and a lingual surface which can be only shown through a 3D diagram, right? So can you see these pulp horns present here? These are protrusions extending into the cusp area in each crown. And also that pulp horns, the number of pulp horns depends upon the cuspal number. So cuspal number. So if there's a tooth which has three cusps, that means it has three pulp horns. And if a tooth has a two cusp, then it has two horns. Simple. Now, because there is a deposition of dentine all the time with increase of age, there is deposition of dentine, the pulp size decreases. पल्प का जो साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, डेंटिन की डेपोजिशन हो रही है। मतलब जितना ज़्यादा डेंटिन की डेपोजिशन होगी उतना ज़्यादा पल्प साइज रिड्यूस होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा डेंटिन की डेपोजिशन होगी उतना ज़्यादा पल्प साइज डिक्रीज होगी। ऑल्सो दैट जो कोरोनल पल्प है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इसकी रूट प्रेजेंट, इसका जो फ्लोर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एज के साथ साथ क्या होता है, पल्प का साइज जो अनइवन हो जाता है। एंड जो फ्लोर होता है अनइवन कैसे, क्योंकि ऐसे, क्योंकि जो फ्लोर होता है यहाँ पे सेकेंडरी डेंटिन की डिपोजिशन शुरू हो जाती है इस साइड में, नॉट हेयर, हेयर, यहाँ पे ना सेकेंडरी डेंटिन की डिपोजिशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लोर जो होता है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। यहाँ पे ढेर सारे डेंटिन, सेकेंडरी डेंटिन डिपोजिशन हो जाता है मैक्सिमम। तो इस वजह से यहाँ पे यहाँ का जो साइज ये होता है अनइवन हो जाता है पल्प, मतलब कुछ ऐसा होने लग जाता है एज के साथ साथ, बहुत कम होता चला जाएगा। Let's now talk about the radicular pulp. We all
have studied about the coronal pulp. This is the part which is of the coronal pulp, which is above the cervical line and present in the crown, right? So now we will learn about the root portion, the pulp present in the root portion. Here, the pulp which is present here from the cervical region to the root apex. This is the root apex, right? This is the root apex. And in the anterior teeth, this is the anterior teeth, it has a single pulp. In a posterior teeth, which is like this, which has two cusps, so it has two radicular pulps, this and this. It may vary in size, shape and number, and as the root matures, जैसे जैसे root mature करती है, जैसे HERS है, वो grow करता है apically grow करता है. तो as the root matures, the dentine deposits and the radicular pulp gets narrower. यहाँ पे देख रहे हो कि पहले तो ये ऐसा था, broader, लेकिन जैसे जैसे रूट अपने आप को मैच्योर करती है तो डेंटिन का डिपोजिशन होता चला जाता है, एंड जैसे जैसे डिपोजिशन होगा तो हमने पढ़ा है कि जो पल्प है उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पल्प का साइज़ रिड्यूस होता जा रहा है. इसका मतलब यहाँ के साइड पे डेंटिन का डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, तभी पल्प जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रहा है. Let's see what is apical foramen. So apical foramen जो होता है वो maxillary teeth में 0.4 mm का होता है एंड मैंडिबुलर्स में ये 0.3 mm का होता है. इसका भी जो लोकेशन होता है और शेप होता है वो वेरी कर सकता है. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि साइज, शेप या नंबर वेरी कर सकता है, पर यहाँ पे तो अपाइकल फोरामेन की लोकेशन भी चेंज हो सकती है. कैन यू बिलीव इट कि लोकेशन भी चेंज हो रही है? क्या मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि रेडिकुलर पल्प जो होता है वो उसकी लोकेशन चेंज होती है? नहीं, लेकिन अपाइकल फोरामेन की लोकेशन चेंज होती है. वो कैसे होती है? लेट्स सी. देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर पड़ता है रूट पे, टूथ के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रेशर पड़ रहा है. अब तुम पूछोगे कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्यों पड़ रहा है? अचानक से कोई प्रेशर लगने लग जाता है क्या टूथ पे? नहीं, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो होता है वो ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट की वजह से, ठीक, मीजियल ड्रिफ्ट की वजह से या किसी भी फोर्स ऑफ मास्टिकेशन की वजह से लग सकता है. तो जब हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगता है, जब तुम्हारा कोई हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? कोई भी तुम पे प्रेशर मार रहे हो तो तुम क्या हो जाओगे? टिप्ड हो जाओगे. तो ऐसे भी टूथ भी टिप हो जाता है. टिप माने गिर जाता है, साइड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है. ठीक है, टूथ टिप्ड हो गया, या तो वो माइग्रेट कर गया मीजियली माइग्रेट कर लिया, मतलब कि टिप्ड हो गया, मतलब गिर गया यार, इस साइड हो गया, टेढ़ा हो गया. ठीक है, किसी ने तुम्हें धक्का मारा तो तुम टेढ़े हो जाओगे ना यार, तुम गिर जाओगे. तो जो इसका एपेक्स होता है, अगर प्रेशर इस साइड पे लग रहा होता है तो एपेक्स जो होता है वो इधर चला जाता है, इस साइड चला जाता है. मतलब कि जैसे ही मैंने इस पे प्रेशर इस साइड मारा तो ये जो टूथ है इसका क्या हुआ, ये टूथ ऐसा हो गया, ये टूथ कैसा हो गया? ऐसा. तो इसका जो एपेक्स है वो कहाँ चला गया? इट टेल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा हो गया. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जब हॉरिजॉन्टल प्रेशर पड़ा तो टूथ या तो टिप हो गया या तो माइग्रेट कर गया मीजिली, और इन दोनों की वजह से क्या हुआ? एपेक्स जो हो गया वो टिल्ट कर गया. कहाँ पे? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो गया. अब इससे ना इस कंडीशन में दो चीज़ होएगी, इस कंडीशन में दो चीज़ होएगी. एक होगा रिजॉर्प्शन हो जाता है भाई इसमें, और होता है रिलोकेशन. दो चीज़ हुई, रिजॉर्प्शन और रिलोकेशन. अब जो रिजॉर्प्शन है वो अकर्स बाय द टिश्यू एंटरिंग द एपिकल फोरामेन. अब जो यहाँ से बढ़िया चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ से कुछ टिश्यूज़ एंटर करती हैं, यहाँ से कुछ टिश्यू एंटर कर रही होगी, जाहिर सी बात है कुछ तो एंटर कर रहा होगा, कुछ तो नर्व्स, कुछ वेसल्स, कुछ टिश्यूज़, कुछ तो आ रहा है ना. वो क्या करता है, अगर टिप हो गया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ रहा है, टूथ पीछे की तरफ, एपेक्सिस का पीछे की तरफ चला गया, तो जो कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं इसके अंदर वो ना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एपाइकल फोरामेन की वॉल पे. एपाइकल फोरामेन की वॉल पे मैं तुम्हें किस तरह से दिखाऊँ इसको कि इधर वॉल पे ना ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. मतलब एक प्रेशर इधर लग रहा था तो इधर से वापस से प्रेशर आया, और ये जैसे ही प्रेशर इसने एक्सर्ट किया तो रिजॉर्प्शन होने लगता है, रिजॉर्प्शन होने लगता है. एंड रिलोकेशन कब होता है एपिकल फोरामेन का?
कि इस तरफ तो चलो प्रेशर लगने लगा और इसने रिजॉर्प्शन कर लिया, पर इस साइड पे ना एक डिपोजिशन होने लगता है सीमेंटम का। जब डिपोजिशन होता है सीमेंटम का तब रिलोकेशन हो जाता है एपाइकल फोरामेन का। अब वो एपाइकल फोरामेन कहीं और प्रेजेंट मतलब डिसलोकेट हो सकता है, रिलोकेट हो सकता है। इसके अलावा ना एक और चीज़ बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, इसी पे बताती हूँ कि कभी कभी कुछ की ओपनिंग्स जो होती हैं, जैसे यहाँ पे एपाइकल ओपनिंग यहाँ पे है, एपाइकल ओपनिंग जो है कभी कभी यहाँ पे है, कभी कभी ना ये लैटरल साइड पे यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, इवन व्हेन द रूट इज नॉट कर्व्ड। मतलब रूट तो ऐसे है, ठीक है, रूट तो एकदम सीधी सीधी जा रही है, लेकिन इसकी एपाइकल ओपनिंग यहाँ पे है, मतलब रूट ऐसे थी, सीधी थी, लेकिन इसकी ओपनिंग इधर है, तो उसको ऐसे टिल्ट होके यहाँ पे आना पड़ रहा है, मतलब कुछ ऐसे होना पड़ रहा है। रूट में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसकी ओपनिंग ही इस साइड है तो इसको टेढ़ा होना पड़ रहा है लैटरल साइड पे। ये लैटरल साइड हो गया तुम्हारा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, एक और चीज़ बताती हूँ, इसके अलावा एक और चीज़ बताती हूँ कि कभी कभी ना दो या दो से ज़्यादा एपिकल फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। एक तो तुम्हें पता चल गया, अगर सीधी सीधी रूट है तो यहाँ पे एपिकल फोरामेन है, ठीक है, ये बात ओके है। कभी कभी क्या होता है लैटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी क्या होता है दो 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 प्रेजेंट है एपिकल फोरामेन। रूट एक है लेकिन फोरामेन एपिकल ओपनिंग ही दो है, एपिकल फोरामेन ही दो है। Now let's talk about the accessory canals, which is the last and the foremost thing. Accessory canals are present in the apical third, मतलब कि ये वाला पार्ट में प्रेजेंट होती है, रूट के apical थर्ड पार्ट में प्रेजेंट होती है। एंड एज यू कैन सी these structures passing from the radicular pulp, these are the accessory canals। तो इसका एक पाथवे होता है, मतलब कि जो रेडिकुलर पल्प से पास करती है ना, ये रेडिकुलर पल्प से पास करती हुई रूट डेंटिन में जा रही है और पेरिडोंटल लिगामेंट में जाके पेरिडोंटल टिश्यू में जा रही है। तो कभी कभी तो हमें जब टूथ में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका पाथवे यही होता है, रेडिकुलर पल्प से रूट डेंटिन में जा सकता है वो, और फिर वहाँ से वो पेरिडोंटल टिश्यू में भी जा सकता है। तो कभी कोई इन्फेक्शन होगा तो उसका पाथवे यही होगा। एसेसरी कैनाल्स जो होती है ना, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। इसका अकरेंस क्या होता है कि जब जैसे HERS का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे डेंटिन का जब फॉर्मेशन, यहाँ पे डेंटिन का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है, ठीक है, डेंटिन डिपॉजिट हुआ भी नहीं है, बिफोर द डेंटिन डिपॉजिट जब HERS ब्रेक हो जाए, बता देती हूँ एक बार, बिफोर डेंटिन डिपॉजिट, डेंटिन का डिपॉजिशन हुआ नहीं है और उससे पहले ही HERS का ब्रेकडाउन हो जाए, HERS का ब्रेकडाउन हो जाए, तो उसकी वजह से वहाँ अकर करती है ये, तब जाके ये एसेसरी कैनाल बनती है। इट अकर्स इन एरियाज ऑफ प्री मेच्योर लॉस ऑफ रूट शीथ सेल्स, जब HERS का प्री मेच्योर लॉस हो जाए, पहले ही ब्रेक कर जाए, उसकी वजह से डेंटिन का डिपोजिशन बिफोर द डेंटिन डिपोजिशन वहाँ पे होती है। दो जगह पे होती है, एक तो इसकी वजह से हो गई, दूसरी डेवलपिंग रूट में होती है। एनकाउंटर्स अ ब्लड वेसल, जब कोई ब्लड वेसल से एनकाउंटर हो जाए तो डेवलपिंग रूट में भी हो जाती है।